सच की आवाज़ सबीना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जाने माने मार्केट एक्सपर्ट, मार्केट एनालिस्ट अनिल राय जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और अनिल जी और हम पैसे की पाठशाला के ज़रिए दरअसल वो तस्वीर दर्शकों तक सामने लाते हैं जिनमें उनका खूब जमकर फ़ायदा हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो इन दिनों सोने और चांदी में निवेश को लेकर है। जिनके पास है वो कह रहे हैं कि वाह, हमारे पास सोना और चांदी है, जो इसमें ख़रीदना चाहते हैं ये वक्त उनके लिए बताया जा रहा है कि अच्छी ख़रीदारी का है। लेकिन सबसे पहला सवाल अनिल जी यही, ये हो क्या गया अचानक से? जिस सोने को लोग आसमान में जाते हुए देख रहे थे, जिस चांदी को लोग सुनामी रफ्तार से देख रहे थे, उम्मीदें टूटी है? ये सही वक्त आपको सबसे ज्यादा लगता है? नहीं, ये वक्त सही कहूंगा मैं। देखिए, ये जो है पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हमने पहले भी थोड़ी बहुत बात की थी कि जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो स्पीड थोड़ी सी चिंता करने वाली होती है, क्योंकि एक तो फंडामेंटल डिमांड है वो अलग है, उसकी ग्रोथ जो होती है वो थोड़ी स्लोली होती है और स्टेबल होती है। लेकिन होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ बढ़ती है ना तो उसके अंदर जो है स्पेकुलेटर्स आ जाते हैं, सटोरी आ जाते हैं ठीक है, और वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उसको बहुत तेजी से शॉर्ट अप करते हैं। बीच में सिल्वर में तो शॉर्ट कवरिंग भी हुई थी जो उन्होंने शॉर्ट किए थे, तो उसकी वजह से प्राइसेस एक महीने में, जनवरी महीने में अगर आपने देखा 65% बढ़ गई थी। तो ये सब वो सिम्टम्स होते हैं जो कि थोड़े अलर्ट रहने वाले सिम्टम्स थे, और इसीलिए हमने कहा भी था कि बजट के पहले एक गिरावट आ सकती है। अगर आपने ध्यान आपको तो वो देखिए, बजट के ठीक 2-3 दिन पहले इतनी जबरदस्त गिरावट, हाँ इतनी जबरदस्त गिरावट आएगी इसका अंदाजा नहीं था हमें। लेकिन ये सही जगह है, मेरा मानना है कि जिसको गोल्ड में निवेश करना है लंबे समय के लिए, जो लोग पूछ रहे थे कि अब क्या करें, अब कब खरीदें, अब आप खरीद लीजिए, खरीद सकते हैं। उनके लिए एक तरफ से कहा जा सकता है कि एक बहुत अच्छा वक्त है जिसमें वो एक सेफ हेवन के तौर पर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अनिल जी, आपको लगता है साल 2026 को लेकर फिर भी जहन में यही सवाल है, क्या जिस गिरावट को इस वक्त निवेशक देख रहे हैं वो 2026 के आखिर तक, जिसकी भविष्यवाणी यहाँ पर आपने करी पूरे मार्केट को देखते हुए कि 2 लाख को पार करेगी, अब भी अपने उसी स्टेटमेंट में जी हाँ, अभी भी मैं उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं कि ये 2026 अंत तक सोना 2 लाख को पार कर जाएगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो 1,40,000 के आसपास अभी सोना चल रहा है, ये टेक्निकल रूप से भी और फंडामेंटल तरीके से भी बहुत सही जगह है आपके निवेश को फिर से स्टार्ट करने की। मतलब अभी जो गिरा है वो सिर्फ कहा जा सकता है कि वो वैश्विक अनिश्चितता है और जिसकी वजह से ये उतार चढ़ाव इस कदर देखने को मिला। कुछ नहीं, ये प्रॉफिट बुकिंग है। ये जो हुआ है, देखिए इसमें गोल्ड में किसी भी बड़े गोल्ड के जो बड़े बायर हैं वो सेंट्रल बैंक्स हैं, उनमें से किसी ने भी सेलिंग नहीं की है। ये जो भी सेलिंग आई है ये ट्रेडर्स की सेलिंग है। उसमें देखिए, कारण मैं बता दूं दर्शकों को जिनको कंफ्यूजन होगा, ये जनवरी महीना जब खत्म होता है तो जनवरी महीना खत्म होने के टाइम में कॉमेक्स जो न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, वहाँ पर मेटल का एक्सचेंज है, कॉमेक्स कमोडिटी एक्सचेंज, वहां पर जो है सोने और चांदी के कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है। और उस एक्सपायरी के समय जनरली क्या होता है कि ट्रेडर्स उसको रोल ओवर कर देते हैं, यानी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं अगर उनको लगता है गिरावट और आएगी। लेकिन जैसे ही वो एक्सपायरी आने की डेट नजदीक आई, तब तक 2-3 खबरें आ गई कि एक तो केविन वॉश बनेंगे वहां के न्यू फेड गवर्नर। बिल्कुल। और केविन वॉश जो है वो फेमस है अपने हॉकिश स्टैंस के कारण, यानी कि वो डॉलर को मजबूत बनाने के लिए उनके इंटेंशन होते हैं। तो डॉलर अगर मजबूत बनेगा तो गोल्ड गिरेगा। तो इसी नाते जो ट्रेडर्स थे उन्होंने पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो उसकी वजह से ये इतनी तेज गिरावट देखने को मिली। देखिए, हो सकता है एक निवेशक के तौर पर आपकी नजर या आपकी जानकारी यहीं तक सीमित रहती हो कि अगले दिन जब हम उठेंगे तो सोने के भाव, सोने के रेट्स क्या होंगे, सिल्वर आखिर प्रति किलो किस तरह से आगे बढ़ रहा होगा। लेकिन केविन वॉश, जिसका जिक्र यहाँ पर आपने किया अनिल जी, अपने सख्त फैसलों के लिए, अपने उन फैसलों के लिए जिसमें उन्होंने साल 2008 को हम नहीं भूल सकते, उसको आगे डिटेल से जरूर पूछेंगे आपसे। आपको लगता है इस नाम ने ऐसी हड़कंप मचा दी कि पूरी दुनिया की नजरें आकर टिक गई? जी एकदम। ये असल में थोड़े से अपने हॉकिश स्टैंस हैं के लिए मजाने आते हैं। इनके आने के बाद ये संभावना कम हो गई कि इंटरेस्ट रेट थोड़ी और गिरेगी। हाँ जी, चांसेस ये हैं कि ये डॉलर को स्ट्रेंथन करने के लिए और यूएस की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ऐसे कदम लें जिससे कि डॉलर की जो वैश्विक कमजोरी हो गई है, लगभग अपने 4 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पे चला गया, 4-5 सालों के न्यूनतम स्तर पे चल रहा था डॉलर, तो वहां से उसमें एक रुकावट या कहीं एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और थोड़ा बहुत रिकवरी डॉलर में होनी शुरू हो भी गई अपने निचले स्तरों से। तो ये सब वो सारी चीज़ें हैं जिनसे कि मार्केट को ने कयास लगा करके जो ट्रेडर्स थे उन्होंने कहा कि भाई मैं बड़ा प्रॉफिट है उसको जितनी जल्दी हो सकता है बुक करके
हम निकल जाएं जी। तो अच्छा है। पर आपको लगता है, क्योंकि साल 2008 का हम जिक्र कर रहे हैं जब वैश्विक वित्तीय संकट यहाँ पर देखा, और तब केविन के जो फैसले सामने आए, उनकी जो लगाम या फिर यूं कहिए जो उन्होंने कसी अपने जी। नीतियों से, जी, अपनी जी, नीयत से, उसने पूरे विश्व की निगाहें वहां पर दौड़ा दी। जी एकदम। इसलिए ये नाम सामने आता है और फिर लगता है कि सब कुछ धड़ाम। हाँ, इसीलिए, क्योंकि ये जो है ये इसीलिए जाने जाते हैं क्योंकि इनको वही थोड़ा सा नेशनलिस्टिक कहेंगे कि देश हित में या इकोनॉमी को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने से ये चूकते नहीं हैं। तो इस नाते थोड़ी सी जो है स्ट्रिक्ट इंस्टेंस माना जाता है कि इनका स्टांस जो है वो हॉकिश रहेगा, जिसको हॉकिश हम बोलते हैं कि मतलब अब अकोमोडेटिव स्टांस जो पहले चल रहा था, जो थोड़ा सा ढीला मिला रवैया चल रहा था कि भाई सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे जो भी इस तरीके से, अब वो चीज़ें हो सकता है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी एक बार बात कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले समय में। पर अनिल जी, जो अभी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से ना काफ़ी दिलचस्प बात लग रही है कि केविन वॉश जो अपने सख्त फैसलों के लिए और अपनी कंट्री के हिसाब से किसी भी फैसले को लेने से पीछे नहीं हटते हैं, बहुत सख्त उनका ये रुख नजर आता है। बताया जा रहा है कि ब्याज दरों में कटौती को लेकर कुछ नरमी के संकेत इनकी तरफ से। देखिए, क्या ये बदले बदले सुर कहे जाएं? देखिए अभी तो देखिए ट्रंप तो यही चाहते हैं। ट्रंप ने काफ़ी प्रेशर बनाया था जेरोम पावेल के ऊपर में कि आप और ब्याज दरों में नरमी करें, और जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही थी। लेकिन केविन वॉश का जैसा पर्सनली जैसा इनको लोग जानते हैं कि ये थोड़े कड़े निर्णय लेते हैं। ये शायद अब अगर ट्रंप के हिसाब से अगर चलना शुरू करेंगे तब तो हो सकता है कि ब्याज दरों में थोड़ी सी छूट देखने को मिले, लेकिन जो इनकी खुद की पर्सनालिटी है वो ये अलाउ नहीं करती। हो सकता इनके खुद की पर्सनालिटी के हिसाब से जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि ये हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट में कुछ बढ़ोतरी करने के कर ले, लेकिन अभी बढ़ोतरी करना अमेरिका के लिए फिजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी वहाँ बढ़ा हुआ है। टैरिफ के चक्कर में महंगाई वहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रखी है। तो किसी भी तरीके की जो है ऐसी कोई भी चीज़ करेंगे तो वो उसको कंट्रोल में करने के लिए कुछ ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिससे कि डॉलर में स्ट्रेंथनिंग आए। सोने चांदी को लेकर अभी निवेशकों की रणनीति आपको क्या लगता है, क्या कुछ होनी चाहिए? एक अच्छा वक्त वो मान रहे हैं, लेकिन क्या फिर और गिरावट का इंतजार, जो मन में कहीं ना कहीं ये लालच पैदा करवा देता है कि अगर इतना अभी गिर गया है तो हो सकता है आने वाले वक्त में थोड़ा और गिर जाए, तो क्या थोड़े और का इंतजार सही होगा? देखिए, सोने के लिए मैं नहीं कहूँगा कि और इंतज़ार सही होगा। सोने के लिए जो है हम लोग ये मान के चल रहे थे कि फंडामेंटली अगर देखें तो लगभग एक साइकोलॉजिकल लेवल 150 उसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। टेक्निकली बात करें चार्ट पर जैसे हम लोग देखते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक होता है, तो फिबोनाची के हिसाब से अगर हम देखें तो जो लेवल होते हैं ऑलरेडी वो 50% से नीचे की गिरावट आ चुकी है। और आप मान के चलिए कि ये 135-140 के बीच का जो रेंज है, यही जो रेंज है, मैं MCX प्राइस की बात कर रहा हूँ, तो वो जो रेंज है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है 4600 के आसपास का जो एरिया है उसको माना जा रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। तो लगभग हम वहीं पर हैं 4700 4600 के बीच। तो थोड़ा ये जगह सही है फिर से निवेश करने। हाँ जी, आप मार्केट को देख रहे हैं और आप बताते हैं कि हमने जब 2025 में शो किया था, आपने बताया था कि 2026 तक कहाँ पर आएगा, 2025 के मिड में कहाँ आएगा। बहुत जल्द आपसे ये भी जानना चाहूँगी, साल 2026 अब फरवरी का ये पूरा महीना यहाँ पर आ चुका है, साल 2026 में सबसे आखिरी महीने में आप सोने के प्राइस को कहाँ देख रहे हैं? 2 लाख के ऊपर देखता हूँ, 2 लाख के पार कर जाएगा। 2027 में देखिए गति उतनी नहीं रहेगी, लेकिन 2027 में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर लगभग मान के चलता हूँ कि मैं 30% के आसपास का रिटर्न 2027 में ये जनरेट करेगा, कर सकता है। तो 2.5 लाख के आसपास या 2,60,000 30% के हिसाब से आता है, तो लगभग वहां तक ये जा सकता है। और अगर सीधा 2030 जो एक बड़े निवेश के हिसाब से निवेशक सोचते हैं कि कम से कम हमारे पास 4 से 5 साल बाद हमें मालूम चले उन्हें कितना, 2030 में मैंने पहले भी चैनल पे कहा था कि मैं 5 लाख के आसपास सोने को देख रहा हूँ। उसका कारण एकदम स्पष्ट है, फंडामेंटल रीजंस है। जी हाँ, एकदम फंडामेंटल रीजंस हैं, उसके पीछे कोई स्पेकुलेशन नहीं है। सोने की जो स्थिति इस समय है, दुनिया उस जगह पर आ चुकी है जबकि वो पेपर मनी और पेपर करेंसी की सच्चाई को लगभग हर देश पहचान चुका है। इसलिए जितने भी जो कंट्रीज हैं, देखिए सोने की जो डिमांड है, सोने की जो बढ़ोतरी हमारे गहने खरीदने से, हमारे ज्वेलरी खरीदने से और हमारे 2-4 ETF खरीद लेने से उतनी नहीं बढ़ती है। जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने अपने को मजबूत करने के लिए जो पहले फॉरेन रिजर्व में दूसरे देशों की मुद्राएं रखते थे, अब वो पूरा गोल्ड के ऊपर आ गए हैं। यहाँ तक कि
कुछ क्रिप्टो कंपनीज ने भी अपने क्रिप्टो के पीछे गोल्ड रिजर्व लगाने शुरू कर दिए हैं, जो कि 1971 के पहले गोल्ड स्टैंडर्ड करेंसी के पहले का एक बेस हुआ करता था कि गोल्ड स्टैंडर्ड में हम करेंसी प्रिंट करने से पहले उतना रिजर्व रखते थे। तो कुछ क्रिप्टो कंपनीज ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। तो सोचिए कि गोल्ड की डिमांड केवल अब सेंट्रल बैंक की नहीं, क्रिप्टो वालों ने भी गोल्ड को अमास करना, स्टोर करना शुरू कर दिया है। और जिस तो 5 ये लाख का रहेगा। जी, जी। अनिल जी, जिस 5 लाख का हम यहाँ पर जिक्र करते हैं कि 2030 में वो 5 लाख चला जाएगा, 5 लाख को पार कर जाएगा, वो 10 ग्राम महज, जिसे लेकर पहले लगता था कि अरे 10 ग्राम में क्या होता है, हमने सुना भी है वो बात, अरे 10 ग्राम में क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन अब लग रहा है कि 10 ग्राम में बहुत कुछ होता है और 2030 तक बहुत कुछ हो सकता है। एकदम 10 ग्राम में आपको एक ठीक ठाक अंगूठी बन पाएगी। हार तो शायद ही बन पाए, एक सोने की चेन बन सकती है, हार तो नहीं बनेगा 10 ग्राम में। 10 किसी भी तरीके की जो हार बनते थे जो ट्रेडिशनल जमाने में, तो कम से कम 25-30 ग्राम के बनते थे जी। और अब तो अंगूठियां या एक पतली सी चेन 10 ग्राम में बन सकती है। लेकिन फिर भी ये सोचना अपने आप में काफी दिलचस्प या रोमांच करता है कि उसकी कीमत भी 5 लाख के पार होगी साल 2030 में। एकदम होगी, और उसके पीछे का स्पष्ट कारण है। देखिए, गोल्ड जो है एक रियल वेल्थ माना जाता है, और ये है भी रियल वेल्थ। एक समय आया था बीच में हम कहेंगे लिबरलाइजेशन के बाद, 1991 के बाद से अगर देखें तो स्पेशली हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि हमारे यहाँ ट्रेडिशनल जो पहले क्या होता था, रियल स्टेट या जो हम रियल वेल्थ कहते हैं, रियल वेल्थ होती है नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, ठीक है, प्रेशियस मेटल्स, ये सब रियल वेल्थ माने जाते हैं। और बाकी जितनी चीज़ें हम इंसानों ने बनाई वो पेपर वेल्थ है। तो एक भगवान के द्वारा दिया गया खजाना है और एक इंसानों द्वारा बनाया हुआ खजाना। तो जो मॉनेटरी करेंसी है, जो भी आप कह लीजिए कि ये शेयर मार्केट है, ये सब ह्यूमन मेड है। तो ये एक शिफ्टिंग बीच में काफ़ी ज़्यादा हुई थी, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट ने रिटर्न लिया था। लेकिन अब पता नहीं, जब से ये अगेन लोकलाइजेशन की दौर शुरू हो गई है, अब जो भी कह लिए ट्रंप ने उसकी शुरुआत की, लेकिन अब जो पहले डी ग्लोबलाइजेशन आपको धीरे धीरे देखता हुआ मिलेगा। हर देश अपने आप को पहले देख रहा है, बाद में विदेशी संबंधों को देख रहा है, अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर रहा है। तो इसका नतीजा पड़ रहा है कि अब जो वेल्थ है वो अगेन पेपर एसेट से शिफ्ट होकर के रियल एसेट की तरफ जा रही है, जिसमें कि सोना है, लैंड है, प्रेशियस मेटल्स हैं, इनकी तरफ फिर से दौड़ शुरू हुई है। अनिल जी, कुछ सवाल भी यहाँ पर हमारे पास आए। जब लोग हमारा पॉडकास्ट देखते हैं तो कुछ सवालों की फहरिस्त भी हमारे पास यहाँ पर है। एक सवाल हमारे पास ये आया कि मेरे पास तकरीबन 20 लाख रुपए है, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति में हूँ कि सोने में इन्वेस्ट करूँ या फिर ज़मीन खरीदूँ। मुझे साल 2030 तक बड़ा फ़ायदा किस में अपने इस पैसे को लगाने के लेकर आएगा? देखिए, ज़मीन के साथ तो ये है कि ज़मीन खरीदना केवल कह देना अपने आप में बहुत सूटेबल नहीं है। ज़मीन के साथ हम हमेशा जानते हैं कि रियल एस्टेट के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े बुद्धिमान इन्वेस्टर्स हैं, वो ये जानते हैं कि ज़मीन अगर आपको ख़रीदनी है तो उसके लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी फ्यूचर डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम बता दें, जब नोएडा एक्सप्रेसवे ये बन रहा था तो उसके आसपास जिन्होंने ज़मीन खरीदी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी। अब अगर किसी को आसपास यहाँ ज़मीन खरीदनी तो गंगा एक्सप्रेसवे का एक प्रोजेक्ट, तो लोकेशन और प्रोजेक्ट के पास अभी गंगा एक्सप्रेसवे का अनाउंसमेंट हुआ है, तो अब उसके आसपास जो लोग खरीदेंगे उनको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी अगर कोई डीप इंटीरियर में जाके ज़मीन खरीदेगा तो उसको उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो ज़मीन खरीदने में आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी वहाँ से योजना निकल रही है, कौन सी डेवलपमेंट आसपास हो रही है, उसके हिसाब से। मतलब बहुत ज़्यादा तुलना नहीं की जा सकती दोनों की। सोने का अलग है, सोने से इसका कोई लेना देना नहीं है। सोने की जो चीज़ है वो लिमिटेड है, लेकिन हाँ, दोनों ही रियल एसेट हैं और दोनों ही रिटर्न अच्छा देते हैं जी। क्योंकि एक मध्यम वर्ग के दिमाग में हमेशा रहता है कि हमने पाई जोड़ी है। देखिए, अब क्योंकि सोने का इतना ज्यादा कि ब्रेकिंग खबरें भी इसको लेकर चल रही हैं। यहाँ पर एक केवल क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा दर्शकों को कि रियल एस्टेट में निवेश जो है, जो लाभ देता है वो फ्लैट या अपार्टमेंट में निवेश लाभ नहीं देता, वो जमीन में निवेश लाभ देता है। क्योंकि अपार्टमेंट तो देखिए उतनी ही जमीन पे आपने कोई 50-20 मंजिला या 30 मंजिला की बिल्डिंग बना ली, डिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड बहुत कम मिलता है लोगों को। लेकिन अगर किसी के पास रियल प्लॉट ऑफ लैंड है, उसका एप्रिसिएशन हमेशा ज़्यादा तेजी से होगा, ज़्यादा तेजी से। तो ज़मीन जो है वो रियल वेल्थ है, अपार्टमेंट नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर दूं। तो मतलब अगर जितना भी अमाउंट इस वक्त है, अगर चाहे वो ज़मीन पर लगाना है सोना, क्योंकि सबसे बड़ी जो इस वक्त असमंजस की स्थिति आ रही है वो हमने जो नोटिस करी अपने सवालों के जरिए, वो मध्यम वर्ग में है। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमारे पास इतना अमाउंट है, अभी लग रहा है कि हम सोने में डाल दें। वो एक करेक्शन का इंतजार भी कर रहे थे और आपने कहा इससे बढ़िया मौका यहाँ पर क्या आ सकता है।
लेकिन बतौर मार्केट एनालिस्ट, बतौर मार्केट एक्सपर्ट अनिल जी, आप हमारे हर एक निवेशक को क्या कहना चाहेंगे कि अभी सोना खरीदने से पहले जहां उसके दाम पर आप ध्यान देते हैं, इसके अलावा इन बातों पर भी ध्यान दीजिएगा, वरना सोना तो आप उसी दाम पर खरीद लेंगे पर नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये उसमें एक ही चीज़ है कि सोने को सबसे ज़्यादा रिस्क हो रहा है फिजिकल क्वांटिटी में खरीदने में, क्योंकि फिजिकल जब आप खरीदने जा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी एश्योर करना अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हैं तो एक तो ध्यान रखिए कि अगर पहनने के लिए खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी अलग बात है, अगर निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो ज्वेलरी ना खरीदें, उसकी मेकिंग चार्ज में आपको नुकसान होगा बिना मतलब का। दूसरी चीज़ कि अगर आप फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हैं तो उस पर आप ध्यान दीजिए कि वो एकदम प्योरिटी उसकी सही हो, ऑथेंटिक हो, सही जगह से खरीदें, तब तो वो सेफ है, सही है। बुलियन के फॉर्म में खरीदें, कॉइन के फॉर्म में खरीदें। दूसरी चीज़ कि जो सुरक्षित तरीका माना जाता है वो है ETF, गोल्ड ETF। और अगर डिजिटल गोल्ड भी खरीदना है तो फिर आप गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है MMTC जो है उसके थ्रू खरीद सकते हैं। बाकी किसी के थ्रू खरीदने के तो हर बैंक आजकल ऑफर कर रहा है, लेकिन अब बहुत से बैंकों ने बंद कर दिया। मैं देख रहा हूँ जो गोल्ड का ETF, गोल्ड की जो पहले डिजिटल गोल्ड शुरू किया था, कई लोगों ने अपना धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ उन्होंने स्टॉप कर दिया वो सर्विस। इसके पीछे की क्या वजह मानी जा सकती है? देखिए, गोल्ड जब बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ी थी तो उस रेट पर जो है अभी जब बहुत अपने टॉप पे पहुंचा था उस रेट पर अब वो ये सुविधा नहीं दे रहे थे कि मैं आप जितना खरीदेंगे उतना हम फिजिकल, क्योंकि उतना फिजिकल गोल्ड लेके रखना पड़ेगा और लोगों ने पर मंथ के हिसाब से वो इतना ज्यादा क्योंकि ये नियम ये है कि आप जब भी गोल्ड ETF खरीदते हैं या डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे तो उस जो कंपनी, बैंक है या जो भी कंपनी है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, उसको उतना फिजिकल फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो ये उनके लिए बढ़ते हुए दाम में बहुत बड़ी समस्या बनेगी। और खासतौर से ऐसे वक्त में जब आम से लेकर खास तक हर किसी का ध्यान गोल्ड की तरफ आ चुका है। ऊपर से रिस्क क्या आता है, जैसे अभी ये रिस्क चांदी में चल रहा है, रिस्क क्या आता है कि जब भाव थोड़े गिरने लगते हैं तो जो रिटेल जनता है वो पैनिक होकर के ETF या सेल करने लगी। जब सेल करेंगी तो उस इंस्टीट्यूशन को तो वो उस उतने क्वांटिटी को मार्केट में सेल करके वापस देना है ना। तो ये एक अपने आप में कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। और इस समय रिटेल पब्लिक जो है ETF में भी या फिर डिजिटल गोल्ड में भी निवेश के साथ साथ ट्रेडिंग भी करने लगी है, क्योंकि सडनली बहुत तेजी से रेट बढ़े ना। तो वो अब लंबे समय के लिए नहीं, 1-2 महीने में अगर हमको मिला तो मिला, नहीं मिला तो अगर लॉस हो रहा है तो बेच के निकल जाए। इसमें फिर उनको दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कल बजट का दिन था, बजट के दिन मार्केट खुला हुआ था और कल के दिन सिल्वर में भी तगड़ी गिरावट देखने को मिली। वही मैं आपसे पूछने वाली थी। लेकिन जो ETF वाले लोग थे वो कल बेच नहीं पाए क्योंकि ETF लॉक था। ETF की जो सर्किट लिमिट थी वो मार्केट के बजट के एक दिन पहले ही वो एग्जॉस्ट, फ्राइडे को ही एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इस नाते कल कोई भी सिल्वर बीज सेल नहीं कर पाया। सिल्वर बीज सबसे ज़्यादा प्रचलित जो है वो तरीका है, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज, कल कोई भी उसको सेल नहीं कर पाया। आज भी और गिरावट आई है तो नतीजा उनके लॉस और थोड़े बढ़ गए। अनिल जी, आपको लगता है कि जो लोग एक साथ में अभी गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अगर आज से वो अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें और साल 2030 तक इसे मेंटेन कर पाए हर महीने के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से, तो आपको क्या लगता है कि कितना इन्वेस्टमेंट उनके लिए गोल्ड ETF में बेहतर रहेगा? देखिए, पूरे मेटल की बात करूंगा मैं, गोल्ड ETF में कितना इन्वेस्टमेंट ये तो पर्सनल उनकी बजट के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी आपकी सेविंग है, क्या आपके पोर्टफोलियो है। लेकिन जैसा हमने कहा कि इस साल में आप उसको 15 से 20% अपना टोटल पोर्टफोलियो का वहाँ पर रखें। तो आप देखें कि आप जब आपकी जो भी मंथली सेविंग है, जो भी आपने एक प्रोग्राम बना रखा है कि मुझे मंथली इतना सेव करना है और उसको इन्वेस्ट करना है, तो उसका 15 से 20% आप गोल्ड में रेगुलर डालते रहें। और इस समय तो बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। जो लोग ये सोच रहे थे ना कि अब कब डालें, तो बहुत महंगा हो गया, तो ये हर गिरावट में हम कहते हैं ना ऐड करिए, इस समय ऐड करने का समय है। आप इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि उसको बढ़ा करके थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए। अच्छा अनिल जी, अमूमन एक चीज़ देखी गई है निवेशकों में, हल्की सी ऊंचाई आती है तो वो अलग ही खुशी हो जाती है, हल्की गिरावट आती है तो एक अलग से खौफ का माहौल हम देखते हैं कि बाजार को देखकर लोगों में आता है। उन्हें कुछ खास दिशा निर्देश अपनी तरफ से आप देना चाहेंगे, क्योंकि बाजार है ये शोर मचाता है, इसकी जो गूंज है ऊपर नीचे होती रहती है, इसे भी समझा जाए? एकदम, देखिए समझना यही है, जब कोई भी वस्तु बहुत कम समय में बहुत तेजी से उसके दाम बढ़ते हैं ना, तो उसमें सट्टेबाजी, स्पेकुलेशन शुरू हो जाता है। और ऐसे समय में मेरी सलाह यह है कि अगर आपको कम समय में ज़्यादा लाभ मिल रहा है तो एक बार के लिए उसको बुक कर लें, अगर आपको बड़ा अमाउंट मिल रहा है तो। जैसे एक चांदी के केस में हुआ था। सोने की कहानी अलग है, सोना एक लंबी समय के लिए चलेगा। मैंने सोने में पहले भी कहा कि सोना एक मैराथन दौड़ इसकी शुरू हुई है, ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये आगे इस साल के अंत तक आपको यहाँ से एक नई ऊंचाई पे सोना दिखाई देगा।
तो हमेशा जो है लंबी अवधि के लिए, अभी भी मेरी वही बातें जो मैंने पहले कही कि 10 से 15 साल के मान के लिए चाहिए, मिनिमम 5 साल आप मान के चलिए, आपको सोने के प्राइस यहाँ से ऊपर ही दिखाई देगी। अच्छा, आपने चांदी को लेकर हर पॉडकास्ट में ये कहा है कि जब भी हम कहते हैं कि चांदी बहुत बढ़ रही है और अभी तो 4 लाख को जिस तरह से 3 जनवरी को पार कर गई, आपने तब भी ये कहा था कि देखिए चांदी के भाव पर बहुत ज्यादा उस हिसाब से विश्वास मत कीजिए, ये क्योंकि इसकी कैटेगरी अलग है। ये धड़ाम होगी तो धड़ाम होगी, इसको सोने की रफ्तार से बार बार इसको तुलना मत कीजिए। हमने जब ये 4 लाख के आसपास जब पहुंच रही थी चांदी, तभी भी कहा था कि चांदी बहुत चंचल धातु, यही शब्द मैं यूज करता हूँ, चांदी बहुत चंचल धातु है। और चूंकि मैं उन लोगों को जानता, हम लोगों का इंटरेक्शन होता है जो लोग मेटल में ट्रेड करते हैं, जो ट्रेडिशनल ट्रेडर हैं, तो वो कहते हैं कि सब ये डेविल्स मेटल है, ये जब बढ़ता है तो पागलों की तरह बढ़ता है और गिरता है तो एकदम खतरनाक तरीके से गिरता है। तो देखिए एग्जाम्पल हमने देख भी लिया कि लगभग 1,80,000 का करेक्शन अपने टॉप से आ चुका है। और पर आपको लगता है कि सोने और चांदी की रफ्तार रुकेगी नहीं, जैसा अभी लोगों को लग रहा है कि ये रुक गई है और अब ये बहुत लंबे वक्त तक रुकी रहेगी? देखिए नहीं रुकेगी नहीं, ये अगेन चांदी भी यहाँ से ऊपर ही आपको 5 साल बाद दिखाई देगी। लेकिन हाँ, ये जो इसमें फ्रॉथ बिल्डअप हुआ था, जो बबल बिल्डअप हुआ था, वो काफी हद तक क्लियर हो गया। जो ट्रेडिंग की वजह से, जो स्पेकुलेशन की वजह से जो इसमें एक रेट की बढ़ोतरी हुई थी, वो गिर करके अपने सही जगह पर आ चुकी। चांदी के लेवल की अगर मैं बात करूं तो चांदी का लेवल जो है करीब वही 2 लाख 2.5 मतलब 2,40,000 2,35,000 के आसपास जो है, वो उसका एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो वहां पर जो है आप उसको धीरे धीरे एक्युमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। अनिल जी, फेड की ब्याज दरें आपको लगता है कि ये तय करेंगी डॉलर की मजबूती, डॉलर की कमजोरी, और कितना नजर अब आपको लगता है कि बतौर मार्केट एक्सपर्ट आप भी रख रहे हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा? जी हाँ, इसका असर तो बड़ा डेफिनेटली पड़ेगा। फेड की ब्याज दरों पर नज़र तो सबकी ही रहती है और वो सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है। मोस्टली मनी सप्लाई किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में चेंज होगी, वो उसका सीधा उससे लिंक है। तो नज़र यही है, ट्रंप की स्टैंड, ट्रंप की जो नीति है वो तो थोड़ी सी ऐसी लगती है कि वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पे और नीचे आए। लेकिन यहाँ दुविधा ये है कि अगर डॉलर को मजबूत करना है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट वो गिराते जाएंगे डॉलर और वीक होता चला जाएगा, फिर सोना और तेज़ी से भागेगा। अगर डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की टेंडेंसी होगी उनकी, तो फिर उनको इंटरेस्ट रेट या तो गिरावट रोकनी होगी, या हो सकता है कि आने वाले समय में उसको बढ़ाना भी पड़ जाए। तो उससे 2 फायदे हो गए, एक तो इनके यहाँ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा और दूसरे तरीके से साथ में डॉलर में एक मजबूती भी मिलेगी। जैसे जैसे डॉलर में मजबूती होगी तो जो एक एकदम से डी डॉलरेशन वाला शिफ्ट तेजी से तूल पकड़ रहा है, उसमें थोड़ी सी हो सकता है कि रुकावट आए। तो ये कई चीज़ें हैं जो कि वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स है वो सोच समझ करके निर्णय लेंगे। डॉलर की मजबूती ने सोने के दाम को एक हद से नीचे किया, चांदी को एक फिसलन यहाँ पर दे दी, लेकिन आपको लगता है कि निवेशक इस बात को समझे कि ये स्थायी नहीं है, ये रफ्तार पर कोई ब्रेक नहीं है, ये बस एक रफ्तार की चाल है? एक देखिए मार्केट में स्पेशली जो लिमिटेड एसेट्स हैं, जो चांदी हो गई, सोना हो गया, ये सब जो है नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल हैं। इनको आप जिस समय के साथ हमेशा इनके प्राइसेस को बढ़ते हुए देखेंगे, क्योंकि इनकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है। इसमें वैसी कोई चीज़ नहीं कि दे आर नॉट पेपर एसेट्स कि वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। ये एक रियल वेल्थ है। तो वो आपको समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इनकी सप्लाई जैसे जैसे कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे ये इनके दाम बढ़ने ही हैं। तो ये जो भी कुछ उठापटक है मार्केट में, इससे पहले जो नए ट्रेडर हो सकता है वो घबरा जाए, लेकिन जो 15-20 सालों से जो लोग बाजार में हैं वो जानते हैं कि मार्केट में ये दौर आते रहते हैं और मार्केट इसी तरीके से फिर अपनी नई हाई बनाता है। और इसका लाभ बल्कि नए और बुद्धिमान इन्वेस्टर्स उठा लेते हैं, मतलब पुराने और बुद्धिमान इन्वेस्टर्स इस गिरावट का लाभ उठा लेते हैं। अनिल जी, जो एक सवाल अमूमन हमारे पास सबसे ज़्यादा आता है, जो भले ही इस ऑफिस में काम कर रहे लोग पूछते हो या बाहर जब हम जाते हैं तब हमसे पूछे जाते हो, कि ये सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाए कि ऐसा सबसे बेहतर महीना कौन सा होता है, बेहतर वक्त कौन सा होता है जब सोने की खरीदारी की जा सकती है? मतलब उन्हें लगता है कि जब फेस्टिव सीजन आ जाता है या शादियों का आ जाता है तो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सा महीना ऐसा है जब वो अपना सोने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, साथ में एक और चीज़ कहूँगा, ये प्रश्न आपके तरफ से भी, ये भी एक प्रश्न जोड़ लीजिए कि जैसा आपने पहले भी पूछा कि जो लोग कहते हैं कि शादी ब्याह के लिए सोना अगर खरीदना है तो कब खरीदना चाहिए, तो मेरा कहना है अब खरीद लीजिए। सही बात। इतनी बड़ी गिरावट आपको हर महीने देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर इतनी बड़ी गिरावट नहीं होती तो मैं कहता कि चलिए ये महीना सही है या ये महीना सही है, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट के बाद 1.40 1.35 के बीच में आपको सोना मिल रहा है, तो ये सबसे सही समय है सोने में निवेश। मतलब ये 10 दिन
एकदम अगर आपको कोशिश करी जाए तो एकदम 10 दिनों में आपको जो है, और ग्रेजुअली खरीदें, ये नहीं कि आप जोश में आगे खरीद लें, ग्रेजुअली खरीदें। लेकिन यहाँ पर जो आप जब आप 1.60 1.70 पर खरीदने को तैयार थे, तो 1.35 और 1.40 में अगर सोना फिर मिल रहा है तो क्यों अगले साल का इंतजार या करें। कुछ, या फिर ऐसे वक्त का इंतजार जब सुपर हाई होगा, अपने ऑल टाइम हाई पर मेरे होगा? पास फोन आते थे, लोग पूछते थे जब 1.80 सोना पहुंच गया, सर जब सोना कैसे खरीदें, हमारे यहाँ शादियां होने वाली हैं, तो अब तो 1.40 1.35 के बीच में आ गया, अब खरीदिए ना। और मुझसे भी यही पूछा जाता है कि यार पॉडकास्ट में सब सवाल तो आप कर लेते हो अमेरिका, ईरान, इन सबको लेकर, बस ये पूछ लो कि हम सोना कब खरीदें, अभी क्योंकि खरीद आज लीजिए। हर कोई सोना खरीदना चाहता है, लेकिन फिर वो समझ नहीं पा रहा है सोना कि कब। यहाँ से बहुत नीचे नहीं गिरेगा। सोना यहाँ से, क्योंकि सोने में बहुत ज्यादा फ्रॉथ बिल्डअप नहीं हुआ था, चांदी में हुआ था, वो हमने बार बार वार्न भी किया था, हमने अपने चैनलों पे भी वार्न किया था कि चांदी में सतर्क रहिएगा। चांदी जिस तरीके से 1 महीने में 65% बढ़ी है, तो थोड़ा सा रिस्की है। उसके कारण भी बताए थे कि बैंकों के शॉर्ट्स कवर हुए हैं, तो ये टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से बढ़ी है इतनी तेजी से, ये फंडामेंटल रीजन नहीं है। तो वो सारे करेक्शन हो गए, वो सारी चीजें कवर अप तो हो ये 10 दिन आपको लगता है कि सोने में अगर इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं, भविष्य को ध्यान में रखकर, एकदम। शादी ब्याह को ध्यान में रखकर, या किसी और फेस्टिव सीजन को, ये तो ये 10 दिन मतलब आप मानते हैं? मानते एकदम। इस 10 दिनों में आप एकदम खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से ऐसे सवाल भी सामने आते हैं जहां पर लोग थोड़ा सा असमंजस कंफ्यूज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि डिजिटल गोल्ड ETF और गोल्ड बॉन्ड, हम चाहेंगे कि उसे थोड़ा थोड़ा करके आप समझाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं डिजिटल गोल्ड और गोल्ड जो ETF है वो तो सेम नज़र आ रहा है। हाँ, देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिजिटल गोल्ड जो है उसमें दोनों की मैं फ़ायदे नुकसान भी बता दूंगा। हाँ जी। गोल्ड ETF जो है वो डेफिनेटली रेगुलेटेड है, और आप जब खरीदेंगे तो उसके हिसाब से सुरक्षित निवेश है। थोड़ी सी एक टेक्निकलिटी है जो लोगों ने भी नज़र की होगी, ध्यान दी होगी। डिजिटल या सिल्वर ETF दोनों की बात करूंगा मैं। इन दोनों के प्राइसेस एग्जैक्टली जो गोल्ड की जो प्राइसेस होते हैं वहाँ से मैच नहीं करते हैं। और जैसे अभी 1 तारीख को हमें देखने को मिला कि कई बार जब ज़बरदस्त गिरावट होती है तो वैसे में उनकी सेलिंग पर प्रतिबंध लग जाता है, जो कि निवेशकों के लिए इस बार फील हो रहा है कि ये नुकसानदायक हुआ हमारे लिए। तो ऐसी स्थिति में आप पूरा केवल यहाँ पर, अगर आपके पास सिल्वर डिजिटल सिल्वर होता MMTC के पास, या डिजिटल गोल्ड होता, तो वहाँ आप बेच सकते थे, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, वहाँ आप स्पॉट के साथ साथ आप उसको ट्रेड कर सकते थे। लेकिन ETF चूंकि फंड के द्वारा मैनेज होता है और वो अपने हिसाब से NAV का कैलकुलेशन करते हैं, ऐसी मांग उठ रही है कि NAV का कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा चेंज करके, जो मेटल के NAV हैं, जो गोल्ड और सिल्वर के NAV, उनको डायरेक्ट मार्केट के प्राइस के साथ सिंक कर दिया जाए। ये सिंक हमेशा नहीं होता। तो ये जो है, जैसे अभी सिल्वर और गोल्ड जब गिर रहा था तो उससे ज़्यादा तेजी से ETF गिर रहे थे। अच्छा। और दूसरी चीज़ कि अगर किसी ने फिजिकल सिल्वर लिया है वो तो जाके बेच सकता है, या डिजिटल सिल्वर है वो तो बेच सकता है। ETF में आपने रोक लगा दिया, कल बेच नहीं सकते। अब कल भी सिल्वर गिरा है, आज भी सिल्वर गिरा है। तो आज इसलिए गिरा क्योंकि कल जो लोग बेच नहीं पाए ETF, वो पैनिक में उन्होंने आज बेचना शुरू किया, तो जिसकी वजह से और गिरावट आई है सिल्वर। पर क्या ये पैनिक आप मानते हैं कि सही है? क्योंकि हम अभी भी यही बात कर रहे हैं कि उतार चढ़ाव तो बाजार का अपना एक नियम है। बाजार कई बार ऐसे बहुत बड़े बड़े सदमे भी देता है, लेकिन एक बार फिर से वो अपनी उसी लय में आता है। एकदम आता है। देखिए इसके पीछे समझना पड़ेगा रिटेल साइकोलॉजी, जो मास साइकोलॉजी होती है, आम जनता, हम जिसको कहते हैं ना, आम जनता की साइकोलॉजी क्या होती है। जब कोई चीज़ बहुत बढ़ जाती है ना, तब वो जोश में आते हैं। और ये बात हमने तभी भी कही थी कि जब बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हुए हों तब अभी आप जोश में ना आए, थोड़ा इंतज़ार करें। लेकिन फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट ना, भेड़ चाल वो रिटेल के अंदर देखने को मिलती है कि जब सब भाग रहे कहीं हम छूट न जाएं, और ऐसे समय वो गलत समय पे लगाते हैं, और वही चीज़ फिर सेलिंग में भी दिखती है। फिर वो पैनिक भी ज़्यादा होते हैं, तो लालच भी उनके अंदर ज़्यादा आता है और पैनिक भी ज़्यादा आता है, और ये दोनों चीज़ें ही बाजार को गवर्न करती हैं। और अनिल जी, हमने अभी ये जो पॉडकास्ट किया था बजट से पहले, बजट बोल करके, उसमें आपने कहा था कि सबसे ज़्यादा जो फोकस होगा वो रक्षा बजट पर होगा। हो सकता है कि ये बजट कुछ को पसंद आया, कुछ की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, लेकिन आपने कहा था कि रक्षा बजट इस बार सबसे बड़ा जो फोकस होगा उसी पर होगा, और ठीक वही सामने आया। जी, ये देखिए उसके कारण भी, लॉजिक भी हमने बताए थे, और वही लॉजिक जो है वो सही होते हुए दिखाई दिए। तो ये थोड़ा सा इसकी नज़र और समझ तो देखिए रखनी पड़ती है कि देश किस दिशा में जा रहा है, उसके हिसाब से क्या चीज़ें और हो सकती हैं।
अब मुझे नहीं पता था कि भाई बजट के अंदर हमारे पास बजट की कोई कॉपी तो थी नहीं, जी। लेकिन फिर भी जो हमने अंदाजे लगाए थे कि रक्षा के ऊपर जाएगा, टेक्नोलॉजी के ऊपर जाएगा, दवाइयों के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, हेल्दी इंडिया के ऊपर जाएगा, तो उस पर सारा फोकस, जन जन तक पहुंचे, आखिरी पंक्ति तक पहुंचे, यही हम लोगों ने स्वस्थ रहेगा युवा तभी तो बढ़ेगा देश, तो उसके लिए हेल्थ के ऊपर उन्होंने फोकस किया हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं उसको ही देख करके की गई। रही बात इस बजट की, अगर आप पूछेंगे तो ये बजट जो है ये T20 वाला बजट नहीं है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि 2-3 दिन की यूफोरिया मार्केट को मिल जाए और लोग जोश में आके मार्केट एकदम 500-600 पॉइंट चला जाए। ये बजट जो है, क्योंकि छूट सारी पहले दी जा चुकी थी, आम जनता को रिलीफ सारी पहले दी जा चुकी थी, इस बजट ने उन गैप्स को फिल किया है जो कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर अभी भी मौजूद थे। तो कई तरीकों से ये एक लंबी समय के लिए ये एक टेस्ट मैच वाला बजट है, इसके फायदे आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। अच्छा, दर्शक ये सोच रहे होंगे हम सोने चांदी से बजट, क्योंकि अभी बजट सबसे ज्यादा सबकी जुबान पर है, क्या सस्ता क्या महंगा, और आपने कहा था कि टैक्स पेयर को कोई वो नहीं मिलेगा, और ठीक वैसा ही हुआ। आप कहते हैं कि आप भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठकर बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां देखिए करते जरूर हैं और वो सच साबित होती हैं, चाहे वो सोने को लेकर हो, चाहे वो शेयर मार्केट को लेकर हो। आपने कहा था इसी पॉडकास्ट में जब हमने किया था कि डिफेंस का वो एक ऐसा सेक्टर रहेगा जहां पर आज भले ही उस हद तक ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन कल को ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा, और हम देख रहे हैं एक अच्छी उछाल यहाँ पर है, खासतौर से अब रक्षा बजट जिस तरह से फोकस में आया है। एक बार फिर से सोने पर हम लौटते हैं और बहुत जल्द कुछ सवालों को यहाँ पर कवर करते हैं। हम सोने चांदी की जब बात करते हैं, एक बार फिर से हम चाहेंगे कि आप निवेशकों को समझाएं कि ये सोना ये चांदी दोनों को एक जगह एक प्लेट पर परोस कर ना देखें, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, और यही इंपॉर्टेंस आपके भविष्य को सुरक्षित रखेगी। एकदम, देखिए दोनों में क्या खासियत है, दोनों आपको लगता है कि सोना चांदी हम एक साथ बोलते हैं, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। सोने की जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसके यूजेज हैं, उसके जो यूटिलाइजेशंस हैं, वो एकदम चांदी से अलग हैं। अगर सोने के बारे में हम देखें तो सोने की जो अवेलेबिलिटी है वो पूरी धरती पर बहुत कम है। बाकी नेचुरल रिसोर्सेज की तरह ये भी जब धरती बनी थी तभी आया था, तो बाकी सारे नेचुरल रिसोर्सेज तभी से बने हुए हैं, रिन्यूएबल वो है नहीं, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत कम है। प्लस दूसरी चीज़ कि ये इतना कीमती क्यों माना जाता है, क्योंकि एक तो ये कभी भी इसमें ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता, डिप्लीशन नहीं होता। आप सोने को खुले मैदान में रख दीजिए, उसकी चमक जो है वो 100 साल बाद भी उतनी बनी रहेगी, किसी तरीके को इसमें कालापन नहीं आएगा। चांदी को रख देंगे तो थोड़े दिन बाद वो काली हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाती है, तो इसमें डिके नहीं होता। दूसरी चीज़, इसकी चमक बरकरार रहती है, इसकी जो तन्यता होती है, जिसको हम कहते हैं ना कि एक ग्राम के सोने को भी आप कई किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं, तो ये जो क्वालिटी है, ये सब चीज़ें उसको बहुत कई चीज़ों के लिए प्रेशियस बनाती हैं। और इसके यूज़ जो होते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़, वो कहाँ होते हैं, बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी में इसके यूज़ होते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में गोल्ड का यूज़ होता है, इसके कॉन्टैक्ट कभी भी ख़राब नहीं होते, तो स्पेस पे जितने आपके एक्सप्लोरेशन होते हैं वहाँ पे आपको गोल्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए स्पेस जो मिशन होता है बहुत महंगा होता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही मेटल चाहिए जो सालों साल तक जो है वो ख़राब ना हो। दूसरी चीज़, आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांस में देखेंगे, क्योंकि सोना महंगा तो हर जगह तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इसके कॉन्टैक्ट्स जहाँ पे बार बार रिस्क होता है कि वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएं, तो जो कॉन्टैक्ट्स आप देखेंगे अपने मोबाइल्स में, तो वो सब गोल्ड के होते हैं। जी। आपने कभी चिप देखी हो या SD कार्ड देखा हो, जो डेटा कार्ड होता है, तो उसके ऊपर जो लाइनें होती हैं गोल्डन सी, वो सब वो गोल्ड होता है। इस तरीके तो गोल्ड की रिसाइकलिंग की भी अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ई वेस्ट के थ्रू गोल्ड निकालने की इंडस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ी है, और ये इसकी वैल्यू को बढ़ा देती तो है। ये सब चीज़ें क्या करती हैं कि इसको एक सेफ रिजर्व एसेट बनाती हैं। तो राजाओं महाराजाओं के ज़माने से ही ख़जाने में सोना ही रखा जाता था, और वही चीज़ आज भी परंपरा चल रही है कि देश भी अपने रिजर्व में सोने की ब्रिक ही रखते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले RBI ने अपने एक वीडियो जारी की थी जिसमें दिखाया था कि देखिए भारत देश का सोना कैसे स्टैक किया हुआ है, और वो देखें तो आपको लगेगा कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें सोने को एक बड़ी डिमांड वाली चीज़ बनाती हैं, और इसी नाते इसकी डिमांड जो है जैसे जैसे समय बाहर होता जाएगा वैसे बढ़ती ही चली जाएगी, गिरने की कहीं कोई आशंका नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि सोने चांदी की एक बात बता दूं, मैंने कहा सोना तो बोला, दर्शक कहेंगे आपने चांदी के बारे में नहीं बोला। चांदी की अवेलेबिलिटी सोने से बहुत ज़्यादा है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि चांदी की रेगुलर यूजेस में हमारे इंडस्ट्रियल डिमांड अभी रिसेंटली कुछ समय से बढ़ी है, जिसको लेके स्पेकुलेशन हुआ, जिसको लेके डिमांड भी बढ़ी। और इंडस्ट्रीज़ में इसकी यूजेस हैं, इसके EV में यूजेस हैं, तो इस वजह से इसके यूज़ ख़त्म नहीं हो गया। अभी मैं देखूं, कल से एक मीम चल रहा था कि जब चांदी 4 लाख पे थी तो वो EV में लग रही थी, उसमें सोलर पैनल, अब केवल जो है मिठाइयों पर फिर से लगने लगी। ऐसा रियलिटी में नहीं है। अभी भी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उसको स्टोर कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए एक अच्छा मौका मिल गया। वो जो बीच में उन्होंने रोक दिया था इतनी महंगा कौन खरीदे, तो उनके लिए तो जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो अब
रीजनेबल हो गई तो वो इसको और बड़ी क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी में लेकर रख लेंगे अपने पास, और आने वाले समय में ये भी बढ़ेगा, लेकिन सोने को चांदी से कंपेयर ना करें। आपको लगता है अनिल जी कि भले ही सोने के उतार चढ़ाव में बहुत सारी वजह रहती हैं, कोई एक वजह यहाँ पर पूरी तरह से नहीं होती, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी नज़र है वो सब कुछ आकर अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और केविन पर आकर टिक गई है। मतलब सारी नज़रें यहीं पर आकर टिक गई है। तो क्या एक आम निवेशक को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? हाँ, आम निवेशक को बहुत गंभीरता से, अगर लोगों को लगता है कि इतना डीप में हम क्यों जाने, बट फिर भी आपको थोड़ा सा एक जनरल अवेयरनेस तो रखनी ही चाहिए कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। हम एक ऐसे, देखिए दुनिया ऐसे हो गई है कि सारी हमारी जो लाइफ है वो इंटरकनेक्टेड हो गई है। हम रहे भले इंडिया में रहें, लेकिन हम अमेरिका के बहुत से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हमारी इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी से एकदम इंटरलिंक्ड है, लगभग हर जगह इंटरलिंक चल रहा है। तो अब हम एक रिपल इफेक्ट की ज़िंदगी में रहें। अगर कहीं भी, इसको हम बटरफ्लाई इफेक्ट कहें या रिपल इफेक्ट कहें, कि अगर कहीं भी दुनिया के कोने में एक छोटी सी भी घटना होती है तो उसके असर जो है पूरी दुनिया में फैलेंगे। कहाँ कितना होगा वो तो समय बताता है, लेकिन असर ज़रूर होंगे। तो इसलिए फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर हर डिसीजन दुनिया में, हर बड़ी घटना जो है हर देश को, और चूँकि हम भारत में रहते हैं और भारत एक बहुत बड़ी तेज़ी से उभरती हुई इकोनॉमी है, तो हमारे ऊपर उसका असर बहुत तेज़ी से दिखाई देता है। एक निवेशक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर उस फैक्टर को समझें, हर उस चीज़ों को समझें जिससे कि हमारे निवेश पर असर पड़ता हो। तो इस नाते जाननी आवश्यक। जाते जाते बस एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड, आज के मौजूदा दौर में आप किसे ये इंपॉर्टेंस देंगे? ये देखिए, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड भी थोड़े समय में आप रख सकते हैं और डिजिटल गोल्ड भी रख सकते हैं। ज़्यादा आप ETF की तरफ रहें, वो सेफ है, सुरक्षित है, ज़्यादा सही है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमसे बातचीत करने के लिए, और एक बार फिर से बताने के लिए कि गोल्ड की जो ये दुनिया है उसमें उतार चढ़ाव ज़रूर हैं, लेकिन ये सबसे सुरक्षित भी है और दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए एक बड़ा फ़ायदेमंद का सौदा भी साबित हो सकता है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद।